इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से जुड़े उस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होने वाला है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में ये नामांकन होगा 2 से 3 बजे के बीच। ये नामांकन जो है वो किया जाएगा। आपको बता दें, चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ नामांकन पत्र देंगे। तो लखनऊ में आज यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है आज से शुरू की जाएगी। चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, इस सूची में कुल 425 प्रदेश परिषद सदस्य जो है वो शामिल हैं। वहीं मतदाता सूची में 5 लोकसभा सांसद, 8 विधान परिषद सदस्य और 26 विधायक भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों और महानगरों के अध्यक्षों को भी मतदाता बनाया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 दिसंबर यानी कल यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। तो आपको बता दें, आज नामांकन होने वाला है। 2 से 3 बजे के बीच ये नामांकन होगा। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ जो है उन्होंने नामांकन पत्र दे दिया है और आज 2 से 3 बजे के बीच ये नामांकन होगा। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि कैसे ये चुनाव होता है। तो प्रांतीय परिषद के सदस्य अध्यक्ष को चुनेंगे। 403 विधानसभा से 327 प्रांतीय परिषद के सदस्य होंगे। प्रांतीय परिषद के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नामांकन होगा उसमें यही लोग पात्र होते हैं। प्रांतीय परिषद के सदस्य अध्यक्ष को चुनते हैं। 403 विधानसभा से 327 प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं। प्रांतीय परिषद के सदस्य ही इसमें मतदान कर सकते हैं। तो आखिर कैसे होता है अध्यक्ष का चुनाव, आपने देखा। इसमें प्रांतीय जो सदस्य हैं वो ही अध्यक्ष को चुन सकते हैं। प्रांतीय परिषद के सदस्य ही अध्यक्ष को चुनते हैं। आपको बता दें, 403 विधानसभा में से 327 प्रांतीय परिषद के सदस्य जो हैं अभी मौजूद हैं और प्रांतीय परिषद के सदस्य ही इसमें मतदान भी कर सकते हैं। तो आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाला है। नामांकन जो है वो 2 से 3 बजे के आसपास किया जाएगा और कल जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। तो आपको बता दें, 2 से 3 बजे के बीच ये पूरा नामांकन होगा। और वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? कितने बजे से ये नामांकन होगा और कौन कौन से नाम शामिल हैं? ये देखिए प्रज्ञा, जो नामांकन है वो आज होना है और इनका समय सीमा है वो 2 बजे के दरमियान की बताई जा रही है। और इसी बीच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे जो प्रांतीय परिषद के लोग हैं, 403 विधानसभाओं से जो सभी कार्यकर्ता हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आज लखनऊ पहुंचे हैं। और इसी दरमियान जो है एक बड़ा जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। देखिए, नए अध्यक्ष के नाम की जो लिस्ट है वो लंबी है। हो, पूर्व डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा हो और या फिर जो है पंकज चौधरी, जो कि रेस में सबसे आगे चल रहे हैं नाम की रेस में। अब जो पंकज चौधरी हैं उनके बारे में अभी का सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि कुछ वक्त बाद वो दिल्ली से निकल सकते हैं लखनऊ के लिए। तो देखिए, नामांकन की प्रक्रिया होनी है और जो बड़े नाम, बड़े रेस में आगे चले नाम है वो लखनऊ से अपनी रवानगी लेते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखिए, नाम की लिस्ट अनुराग, आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पंकज चौधरी ही नए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। तो ये नाम सामने आ रहा है जिसमें पंकज चौधरी जो है वो नए बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जहां पंकज चौधरी के नाम पर आला कमान ने मुहर लगाई है। सूत्रों की से ये खबर जो है वो सामने आ रही है। आज शाम तक पंकज चौधरी के नाम का ऐलान जो है हो सकता है। अब सीधे अनुराग आपके पास आते हैं। आप भी पंकज चौधरी के नाम का ही जिक्र कर रहे थे और सूत्रों के हवाले से अनुराग ये खबर भी सामने आ रही है कि पंकज चौधरी जो है वही प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर बात की जाए अगर पंकज चौधरी की, तो आखिर क्या कुछ आधार रहा होगा पंकज चौधरी को चुनने का? क्या कुछ खासियत रही होगी अनुराग पंकज चौधरी की? देखिए प्रज्ञा, पंकज चौधरी जो नाम है वो पीडीए के खिलाफ एक मोर्चा के अगर तौर पे देखें तो द नेम इज इनफ, इस तौर के से जो है वो महाराजगंज क्षेत्र में आते हैं और पीडीए के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा
इनको माना जाता है। देखिए, कुर्मी समाज से ये बिलोंग करते हैं और कुर्मी समाज और ओबीसी समाज जो है उसके वोट जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार नहीं मिले थे। उसके चलते जो है वोट शेयर में भी फर्क आया था और उसके बाद से जो नाराजगी है इन जातियों की वो देखने को मिली थी। लेकिन देखिए, जब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो जहां एक और पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए प्रहरी के बल पर आने वाले चुनाव को जीतने की बात करती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इन सबको साधने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अगर पंकज चौधरी को बना देती है अपना अध्यक्ष तो कहीं ना कहीं जो कुर्मी समाज की एक नाराजगी थी वो भी दूर होती नजर आएगी। पूरे ओबीसी समाज ने जहाँ पे एक बार पिछली तरफ जो है वो वोट खुल उतना नहीं दिया था, वो बढ़ गए थे वोट, तो कहीं ना कहीं एक समग्र रूप में वोट जो है वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, बीजेपी अगर पंकज चौधरी को बनाती है तो। बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पंकज चौधरी जो है वो बनाए जा सकते हैं, ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सहमति मानी जा सकती है? देखिए, पंकज चौधरी को लेकर के एक महाराजगंज और उसके आसपास की बेल्ट में मजबूत नेता के तौर पे रहे, मंडल कमंडल की राजनीति के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाया और हमेशा से ही बीजेपी के साथ खड़े रहे। लेकिन अगर संगठन के अंदर की बात करें तो संगठन के अंदर इतने मजबूत नहीं नजर आए। और एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये है कि जहाँ से ये सांसद होकर के आते हैं महाराजगंज के बगल में ही जनपद है गोरखपुर, और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं कई बार। तो देखिए, आपसी जो है वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि बात बनती नहीं है आपस में, तो देखिए ये भी एक नेगेटिव ड्रॉबैक बीजेपी के लिए हो सकता है। लेकिन अभी जो है देखिए, कल जो है बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे और सीएम से मुलाकात भी बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए अन्य जो नाम भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो बीएल वर्मा हो और भी जो साध्वी हैं उनका, निरंजन साध्वी जो है उनका भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है अगर पंकज चौधरी नहीं बनते हैं तो क्या इनके नाम पे भी मुहर लग सकती है? जी देखिए प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में और क्रिकेट मैच में ज्यादा फर्क नहीं है, आखिरी बॉल पर क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो देखिए इस तरह की जो है वो परिधि कहीं ना कहीं नजर आई है। नाम तो पंकज चौधरी का चल रहा है और लिस्ट में बहुत आगे है। देखिए आप बिल्कुल मतलब तस्वीर क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल अनुराग, अगर बात किया जाए पंकज चौधरी की तो आखिर किस लिहाज से, क्या ओबीसी से बिलोंग करते हैं इसकी वजह से उन्हें तहरीर दी जा रही है, या 2027 के विधानसभा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है? जी देखिए, एक बड़े मजबूत नेता के तौर पे आते हैं और पूर्वांचल में एक बड़े मजबूत नेता है महाराजगंज जनपद में, और महाराजगंज जनपद के साथ ये है कि वो पूर्वांचल में तो है ही, साथ में वो तराई में भी आता है। तो तराई बेल्ट में भी जो लखीमपुर खीरी की पूरी बेल्ट है, पीलीभीत, यहाँ पर भी यहाँ तक वो अपना इम्पैक्ट रखते हैं। एक कारण तो ये भी है और दूसरा ये है कि जो उनकी जाति विशेषता है, देखिए कुर्मी समाज से आते हैं और ओबीसी वोटर जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं पिछली बार कटे नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए और पीडीए के खिलाफ बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसका नाम आता है सामने और कौन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने का। तो बीजेपी के सारथी पंकज चौधरी ओबीसी और कुर्मी समाज से आते हैं, अगर ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो इनके बारे में आपको बता दें महाराजगंज से 7वीं बार ये सांसद बन चुके हैं। तो पंकज चौधरी जो है वो महाराजगंज से 7वीं बार सांसद बन चुके हैं, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो बीजेपी के सारथी अगर पंकज चौधरी बनते हैं तो क्या कुछ उनकी मजबूत स्थिति है, पूर्वी यूपी में अच्छी पकड़ रखते हैं, वो ओबीसी और कुर्मी समाज से आते हैं। तो इस बार जो बीजेपी है वो ओबीसी और कुर्मी समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पंकज चौधरी जो है वो सबसे पसंदीदा नाम है, महाराजगंज से 7वीं बार सांसद बन चुके हैं वो। तो आपको बता दें केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं पंकज चौधरी। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि पंकज चौधरी जो है वो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बन सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंकज चौधरी जो है वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है पंकज चौधरी के नाम पर आला कमान ने मुहर लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही थी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। मासूम बच्चों से कीटनाशक स्प्रे कराया गया है, उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। शिक्षा विभाग में भी इस वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग की है, बीएसए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की ठाकुर द्वारा तहसील के आसेलपुर गांव में सामने एक वायरल वीडियो सामने आया है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10 से 12 साल के मासूम बच्चों से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिन बच्चों के कंधों पर किताबों का बैग होना चाहिए था, उनकी पीठ पर कीटनाशक दवाओं से भरी टंकियां लटका दी गई हैं और उन्हें पेड़ों पर स्प्रे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ माना जा रहा है। जहरीली दवाओं से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन स्कूल स्टाफ ने इसकी कोई परवाह नहीं की है। मामले के सामने आने के बाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कड़ा विरोध जताया हुआ है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार को जांच के आदेश दिए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी को भी जांच सौंपी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर मामला सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, आखिर ये किस स्कूल के बच्चे हैं और उनके साथ ये कीटनाशक दवाओं का स्प्रे किसके द्वारा करवाया गया? क्या प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है या स्कूल विभाग की तरफ से ये की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला ठाकुर द्वारा तहसील इलाके के इस्लामपुर के तहसील विद्यालय होता है जी। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये जो है कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। वीडियो तो पूरा वायरल हुई है। मुरादाबाद में अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में आनंद फानंद और जो अभिभावक अध्यक्ष है उन लोग संज्ञान ले गए और मुलाकात की गई और उसके बाद का बयान आया, उनका कहना है कि जो कीटनाशक है जो दवाई थी और जो इसमें तमाम चीजें थी को लेकर जागरूक करने के लिए हमने ये अभियान चलवा रहे थे। ये बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जागरूक भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सावधानी के लिए सीमेंट बच्चों को इस्तेमाल करानी चाहिए थे, वो बच्चों ने इस्तेमाल नहीं करे। सिर्फ अपने ही कपड़े जो बच्चे जो मास्क के तरीके से घूम रहे हैं। शारिक, अब देखना ये होगा कि प्रशासन और स्कूल विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है इस मामले में की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शारिक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मासूम बच्चों से कीटनाशक स्प्रे जो है वो कराया गया है। अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले वीडियो देखी है, ठाकुर द्वारा का असलेमपुर गांव का एक प्राइमरी विद्यालय है। वहाँ पे एक बच्चा अपने कंधे पर कीटनाशक दवाई का जो छिड़काव वो खेतों में होता है या आमतौर पे आपने देखा होगा सफाई कर्मी भी इस्तेमाल करते हैं, वो छिड़काव अपने कंधे पे टांग के कर रहा है। तो बड़ा दुख का विषय है कि स्कूल में जो टीचर है उनका ध्यान देना चाहिए था कि बच्चा अगर कोई घर से लाया है या स्कूल से उसे प्रोवाइड करा गया है तो ये तो जांच का विषय है कि क्या हुआ कैसे हुआ है। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना हो जाती है अगर बच्चे के साथ इस तरीके के कीटनाशक लेके चल रहा है। तो हम अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ जल्दी इसमें बीएसए साहब से मुलाकात करके और कार्रवाई की मांग करेंगे। या कुछ इसमें टीचर दोषी है जिसके द्वारा ये कराया गया है छिड़काव, तो उस टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की बात करेंगे। हाँ, वो वीडियो आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है हमारे, और तत्काल हमने उसकी जांच जो है खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है और ये भी निर्देशित किया है कि बहुत गहनता से और निष्पक्ष जांच हमें उपस्थित प्रोवाइड कराएं। जैसे ही हमें जांच मिलेगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियो मैंने देखा, उसमें बच्चे के पीछे से एक टैंक लगा है, उससे लेके अपना खड़ा है छिड़काव वाला, लेकिन उससे क्लियरिटी नहीं क्या कर रहा है छिड़काव क्या नहीं, इसलिए हमने जांच दी है। जैसे ही निष्पक्ष जांच आएगी हम उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर में मेरठ में गुम हुए हैं 7.25 लाख मतदाता के नाम। 30 से 40% मतदाता जो है वो ग्रामीणों के जोड़ों में शिफ्ट हो गए हैं। वोटर्स लिस्ट से उनके नाम गायब हुए हैं। डुप्लीकेट मृत्यु वोटर भी शामिल हैं। आपको बता दें, गुम मतदाताओं के सत्यापन के लिए अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। 26 दिसंबर तक ये पूरा अभियान चलेगा। 275 अफसर इस अभियान में लगाए गए हैं। वहीं शहर से देहात को बड़ी तादाद में ये वोटर जो है वो शिफ्ट हुए हैं। तो आपको बता दें, मेरठ में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 7.25 लाख मतदाता जो है गुम हुए हैं और इनका पूरा मामला जो है वो सामने आया है। इनमें से 30 से 40% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में
शिफ्ट हो गए हैं। गायब मतदाताओं में डुप्लीकेट मतदाता, मृतक मतदाता भी शामिल है। वहीं अधिकारियों ने इन गुम मतदाताओं के सत्यापन के लिए अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 26 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 275 अधिकारी लगाए गए हैं। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में वोटर का स्थानांतरण हुआ है, जिससे चुनाव अधिकारियों को सत्यापन और सही मतदाता सूची बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, लगभग 7 लाख मतदाता जो हैं वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं। गुम होने की ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, लगभग जो है 6.25 लाख मतदाताओं के गुम होने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। ये किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है, किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही थी और कैसे ये सभी मतदाताओं के नाम शामिल हुए या सामने आए? जी बिल्कुल प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके बीच में जो मतदाता है वो एक के बाद एक 7.25 लाख लोगों का नाम जी इसमें बताया ये जा रहा है कि लगातार जो एसआईआर की प्रक्रिया में अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो मृतक हैं जो यहाँ से अपना घर बदल करके दूसरे इस थाने में चले गए हैं, उन लोगों के सभी के नाम काट दिए गए हैं और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 26 दिसंबर तक अभी बढ़ा दी गई है और लगातार अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि कल मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने पहुंच करके एसआईआर पर बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है जो चल रही है ये बिल्कुल शाहरुख, अगर बात की जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 30 से 40% जो वोटर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं ग्रामीण इलाकों में, इसकी पुष्टि कैसे हुई? आज बिल्कुल लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो साथ ही साथ जो ये लोग हैं वो अपनी जो प्रधान होते हैं, वहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं, उन पे जो लिस्ट पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद जो ये लोग उस पर मॉनिटरिंग करते हैं और करने के बाद जो अपना एसआईआर का फॉर्म ले जाता है तो उसको राइट का टिक कर देते हैं और जो ले जाकर नहीं ले जाता उससे ऊपर वो ऐसे कॉलम उसका छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल शाहरुख, इसके लिए अभियान चलाने की भी बात की जा रही है। 275 अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त किया गया है। वो किस तरह से काम करेंगे? 26 दिसंबर तक किस तरह से इस अभियान को चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें जो 275 लोगों का जो एक ग्रुप बनाया गया है, जैसे कि बीएलओ काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये जगह जगह पहुंचेंगे, घर घर पहुंचने के बाद वहां पर ये मॉनिटरिंग करेंगे। जो नाम कटे हैं उनकी ये लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद इन अधिकारियों को ये उस पर पूरी मॉनिटरिंग करने के बाद बिल्कुल शाहरुख, अब देखना होगा किस तरह से ये अभियान जो है वो सक्सेसफुल होता है और एसआईआर की प्रक्रिया जो है कैसे सुचारू रूप से चलाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मेरठ में लगभग 7 लाख के आसपास वोटर्स के नाम जो है वो गायब हुए हैं, जिसको लेकर अब जो सभी अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। 275 अधिकारियों को इस अभियान के लिए नियुक्त किया गया है। उनकी पूरी डेटा तैयार करने के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ये जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें लगभग 7 लाख वोटर्स के नाम जो है वो गुम पाए गए और बताया ये जा रहा है कि ये सभी वोटर्स जो हैं वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ वोटर्स के नाम तो डुप्लीकेट भी पाए गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम सामने आए हैं, जिसके आधार पर अब अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो 26 दिसंबर तक इस अभियान पर कार्य करेंगे। तो मेरठ में 7 लाख मतदाताओं के नाम गुम होने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने अधिकारियों की नियुक्ति की है। 26 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी मतदाताओं के बारे में जानकारी ली जाएगी और जो डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स हैं उनके नाम जो है वो हटाए जाएंगे। जो ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं उनका सारा परीक्षण किया जाएगा। तो आपको बता दें, इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। तो मेरठ में गुम हुए 7.25 लाख मतदाताओं का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये सारा नाम जो है वो सामने आया, जिसके बाद से जो बीएलओ हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करने पड़ रहा है। अब सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो मॉर्निंग 11 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਟਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 3-4 ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲਗਭਗ। ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰ, ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਢਮਾਰਦੇ। ਇਸ 4 ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਣਯੋਗ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 100 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਛਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਪੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਈ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਡ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਡ ਪੈ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਬੀਟੀ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ, ਵੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਈ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। हार दोनों ने मान ली, पर वो कहते भी देखो धक्का हो। तो चंडीगढ़ से सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।